कैसे हो बेटा? तो बेटा हमने चैप्टर ये स्टार्ट कर लिया हुआ है। हमने पहले स्ट्रेस की है, तो आज हम करेंगे स्ट्रेन। राइट, व्हाट इज स्ट्रेन? STRAIN। स्ट्रेन क्या होती है? द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब हमारे पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कितना चेंज हुआ, उन दोनों की रेशियो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। राइट, क्लियर? अब आ गया हमारे पास जो स्ट्रेन है। देखो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन यूनिट होगा वही ओरिजिनल का होगा, तो इट हैज़ नो यूनिट। ये बात आपने माइंड में रखनी है। राइट, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हमारे पास जितनी टाइप्स आ रही हैं वो हम करेंगे। राइट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हमारे पास सबसे पहले आता है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। राइट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन सिंपल डेफिनेशन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की अपने आप ही बन जाएगी। कैसे? इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ, द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। राइट, original length of the body, original length of the body. So ratio of change in length to the original length of the body, that is known as longitudinal strain. Right, longitudinal strain को हम कैसे लिखेंगे? मैं LS लिख रहा हूं, longitudinal strain क्या होगी? यहां पर क्या होगा? change in length, change in length over original length। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बन गया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल के साथ नोट करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को हम एल के साथ डिनोट करते हैं। सो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। राइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको, वॉल्यूम स्ट्रेन भी बोलते हैं। Right, this is second volume strain. It is defined as ratio of the change in volume. यहां पर हम कर देंगे वॉल्यूम, change in volume to the original volume. Right, यहां पर भी वॉल्यूम कर देंगे। क्लियर है? So change in volume to the original volume of the body. यहां पर डेल्टा V, यहां पर V कर दो। सो ये हमारे पास क्या होगी? वॉल्यूम स्ट्रेन। राइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन है इसके आगे माइनस लगता है। क्यों माइनस क्यों लगता है? क्योंकि जब हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेन के ऊपर बल्क स्ट्रेस लगती है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगती है। जब हम किसी के ऊपर हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस रखते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूम स्ट्रेन है हमारे पास, वो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेन के ऊपर बल्क स्ट्रेस लगती है, बल्क स्ट्रेस लगती है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगती है। राइट, क्लियर? तो जब हम उसके ऊपर बल्क स्ट्रेस लगाएंगे, किसी चीज़ को आप पानी में फेंकोगे तो उसके ऊपर सभी तरफ से क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए इसमें वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। तब हम इसको क्या बोलते हैं? इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं। सो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि जो वॉल्यूम है दैट डिक्रीजेज व्हेन द बॉडी इज अंडर द बल्क स्ट्रेस।
राइट। जो बॉडी हमारी बल्क स्ट्रेस के अंडर होती है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद आ गया बेटा नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन। थर्ड इज शियर स्ट्रेन, दैट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द एंगल, शियर स्ट्रेन थोड़ी सी टेढ़ी है, राइट। तो हमारे पास जो ये शियर स्ट्रेन है, तो शियर स्ट्रेन को डिफाइन करना, क्योंकि शियर स्ट्रेन जो होती है जब हमारे पास कोई भी बॉडी दैट इज अंडर द टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, कोई भी बॉडी है उसके ऊपर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं, शियरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं, तब उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो शियर स्ट्रेन की डेफिनेशन ध्यान से सुना। इट इज डिफाइंड एज द एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द फेस ऑफ अ बॉडी, थ्रू विच द फेस of the body, through which the face of the body, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कि it is defined as the angle through which the face of the body originally perpendicular to the fixed face, originally perpendicular to the fixed face, originally perpendicular to the fixed face is turned when it's under the shearing stress, is turned when it is under the shearing stress। ये shearing stress, राइट। shearing stress का मतलब क्या होता है? shearing stress बोलते हैं या हम उसको क्या बोलते हैं, shearing stress को और क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये बात बेटा आपने याद रखनी है, ठीक है। इसका डायग्राम मैं इसके बाद बनाऊंगा, पहले आपने याद रखना है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल, ये एंगल थीटा, थ्रू विच द फेस ऑफ द बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस इज टर्न्ड व्हेन इट इज अंडर द शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। इसका फार्मूला क्या है? tan थीटा दैट इज इक्वल टू x अपॉन l। आप बोलोगे कि x क्या है, l क्या है, थीटा क्या है? थीटा हम स्मॉल मानते हैं कि as थीटा इज स्मॉल, सो हम थीटा इसके बाद लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली दैट इज x अपॉन l, ठीक है। ये मैं अभी आपको प्रूव करता हूं, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया स्क्रीनशॉट? ओके। तो अब मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि क्या बोला, इट इज द एंगल थ्रू विच द फेस ऑफ द टर्न। मतलब हमारे पास कोई बॉडी है, हमने कल भी किया था, राइट। जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने क्या बनाया था, यहां पर एक बॉडी बनाई थी, राइट, और यहां पर उसका बेस, फिर ये इस तक वो जा रही थी बॉडी, ऐसे बताया था ना मैंने, कुछ ये बनाया था। तो ये ऐसे आ गया, ये हमारे पास ये है, दिस एंगल इज थीटा, और ये हमारे पास क्या था, x था, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज l। क्लियर? तो टेंजेंट थीटा निकाल, ये क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा। तो वहां से हमने क्या निकाला, जो थीटा है, ये जो थीटा हम यहां से निकाल रहे हैं, ये थीटा हमें क्या बता रहा है, ठीक है। ये थीटा जो है ये हमें क्या बता रहा है, ये शियर स्ट्रेन के बारे में बता रहा है, ठीक है। शियर स्ट्रेन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल। तो शियर स्ट्रेन, ये जो थीटा है, दैट इज शियर स्ट्रेन। थीटा स्मॉल है तो इसलिए हम थीटा अप्रोक्सीमेटली x अपॉन l लेंगे। तो दिस इज नोन एज शियर स्ट्रेन। इट इज द एंगल थ्रू विच, क्या बोला मैंने, इट इज द एंगल थ्रू विच द फेस ऑफ अ बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस इज टर्न्ड व्हेन इट इज अंडर द शियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? समझ लगी? पता चल गया? इसके बाद बेटा हमारे पास एक और स्ट्रेन है जो हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम यूज करते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन मैंने आपको बता दी, पहले बता दी कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होती है, राइट।
एक हमारे पास स्ट्रेन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर, वो आपको बाद में बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन हमने कर लिया, शियर स्ट्रेन हमने कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल हमने स्ट्रेन कर लिया। अब हम करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उससे पहले हम हुक्स लॉ करेंगे, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज हुक्स लॉ? ध्यान से सुनना इसको। कोई इसको हुक्कीज लॉ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। HKE हुक्स लॉ। व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ हमें क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या बोल रहा है ये हुक्स लॉ? कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसने बोला ये हमें? ये हमें हुक्स लॉ ने बोला। हुक्स लॉ क्या बोला है कि स्ट्रेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। तो स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो कांस्टेंट तो लगेगा ही। अगर मैं स्ट्रेन जो ले गया तो यहां पर कांस्टेंट लगेगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कई जगह पर नीटा के साथ नोट करते हैं, इसको बोलते हैं नीटा। तो इसका मतलब जो है, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, आपके पास कोई बोलेगा कि व्हाट इज हुक्स लॉ, तो आपने सिंपल बोलना है कि हुक्स लॉ क्या बोला है। व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। क्लियर? अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर आपने डिफाइन करना है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। इसको ध्यान से देखना आपने कि हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मैंने आपको बता दिया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो किसके बराबर होती है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्लियर? आपको कोई भी पूछ सकता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, आपने सिंपल बोलना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। क्लियर? राइट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, हुक्स लॉ हो गया। अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेस जो है दैट इज फोर्स, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रेस? जब आप स्ट्रेस लगाते हो, स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर होता है, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है, राइट। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका हमारे पास जो फार्मूला आया that is Newton per meter square. What is that? That is Newton per meter square. तो stress upon strain हमारे पास क्या आ रहा है? इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वो यूनिट होता है जो स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस का यूनिट कौन सा होता है? जो प्रेशर का होता है। क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, पता है? हाँ, चलो। उसके बाद क्या है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स। ध्यान से सुनना। ऑन व्हाट फैक्टर्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। किसके ऊपर डिपेंड करती है ये? नेचर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, राइट। और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिमेंशंस। ध्यान से सुनना ये कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिमेंशंस। डिमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है? क्लियर? ध्यान से सुनना इसमें कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिमेंशंस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिमेंशंस। डिमेंशंस मैंने आपको बता दिया, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, वॉल्यूम, दीज आर कॉल्ड डिमेंशंस। ओके, क्लियर?
अब हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने जब टाइप्स करने हैं, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, यंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग्स, YOUNG पोस्ट ऑफ ईएस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, इसको हम वाई के साथ नोट करते हैं, रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस, रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज Young's modulus of elasticity, ratio of the tensile stress to the longitudinal strain। अब ये नोट कर लिया आपने। हमारे पास क्या है, सपोज करो कि ये हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L। ठीक है, ये किसी रिजिड सपोर्ट से हमने नीचे की तरफ सस्पेंड की हुई है, ये हमारे पास वायर जिसकी लेंथ कितनी है, दैट इज L। मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, कोई वेट लगा दिया, ये लो वेट लगा दिया तो ये वायर जो है थोड़ी नीचे चली, दैट इज वो यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया, कोई ना कोई वेट लगा दिया mg। तो उस वेट ने इसको नीचे की तरफ खींचा, वो वेट जो है इसको किसकी तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब इसमें चेंज इन लेंथ तो हुआ, इतनी लेंथ इसकी क्या हुई, चेंज होगी। सो दिस इज द चेंज इन लेंथ। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हुई, L प्लस डेल्टा, दिस इज L प्लस डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई, दैट इज डेल्टा, राइट। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम उसको निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, वो क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यही होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो यही है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो व्हाट यू विल गेट हियर, ये L ऊपर चला जाएगा, F तो पहले ही ऊपर है, राइट, L ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रहेगा, A डेल्टा L। सही है, राइट। सो FL अपॉन A डेल्टा L। हमने क्या किया, नीचे फोर्स लगाई है, फोर्स कितनी लगाई है, mg। तो F की जगह हम क्या पुट कर देंगे, mg। एरिया कितना है, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का एरिया कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, साथ में क्या लगे, डेल्टा है। सो दिस इज योर वाई। समझ आ गई। तो वाई हमारे पास क्या बन गया, mgl ओवर पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा। नो डाउट इसका भी यूनिट क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं होता। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर देखो ध्यान से कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, दैट इज mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। इस फार्मूले को आपने ध्यान से अपने माइंड में रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए जो हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा फाइनल में, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, राइट, कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों, कैसे इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसमें चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ होगी। क्योंकि जो परफेक्टली रिजिड बॉडी है उसमें डेल्टा L 0 होता है। परफेक्टली रिजिड बॉडी उसमें चेंज इन लेंथ होगी नहीं, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है, जितनी मर्जी फोर्स लगा दो उसमें लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब चेंज इन लेंथ क्या होगी, 0। तो फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, ध्यान से सुनना,
फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी डेल्टा एल जीरो होगा तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट, राइट। तो इसलिए फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, क्लियर। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हमारे पास आ गया बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको भी हम करेंगे, यंग मॉडुलस हो गया, देन नोट कर लीजिए बेटा साथ साथ में, और थोड़ी स्पीड पकड़नी है क्योंकि हमारा सिलेबस जो है बहुत बचा हुआ है। तो यंग के बाद आ गया हमारे पास बल्क मॉडुलस, दिस इज BULK, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें इसको हम K के साथ नोट करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस, व्हाट इज दैट, that is bulk stress, ratio of the bulk stress to the volume strain, ratio of the bulk stress to the volume strain, इसको हम क्या बोलते हैं, bulk modulus of elasticity। क्या बोलेंगे इसको, bulk modulus of elasticity, ratio of the bulk stress to the volume strain। bulk stress जो है हम इसको P के साथ नोट करते हैं bulk stress को। वॉल्यूम स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको भी हम नेगेटिव के साथ डिनोट करेंगे। ये तो मैंने आपको पहले बताया। तो हमारे पास क्या बन गया है, माइनस PV ओवर डेल्टा V। यूनिट इसका वही होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो माइनस नेगेटिव साइन हमारे पास क्या बोल रहा है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस बात को याद रखना है, विद द इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि जब आप बल्क स्ट्रेस लगाओगे मतलब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, बल्क स्ट्रेस जो है, बल्क स्ट्रेस एक तरह का क्या, हम प्रेशर ही लगा रहे हैं उसके ऊपर, राइट। जैसे आप बल्क स्ट्रेस को इंक्रीज करोगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर, पता चल गया, राइट। पास्कल को इन शॉर्ट हम PA भी लिखते हैं, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल PA, गॉट इट। इसके बाद आ गया हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, नंबर 3 हमारे पास क्या आ गया, ये नोट कर लिया बेटा, वेरी गुड। अब हमारे पास आ गया कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी को हम V के साथ डिनोट करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास क्या है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ bulk modulus of elasticity, that is K, that is known as, क्या बोलते हैं इसको, compressibility। मतलब compressibility हमारे पास कितनी आ गई, माइनस डेल्टा V अपॉन P, यही है, माइनस डेल्टा V अपॉन PV। तो इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, मींस पास्कल इनवर्स, राइट। दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 नंबर का, बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी कितना होगा, दैट इज इनफाइनाइट। याद रखना है कितना होगा, इनफाइनाइट। और बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर बल्क मॉडुलस B हम लिख रहा हूं, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड सुना है आपने, आइडियल फ्लूइड, वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है, समझ लगी। तो बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी दैट इज इनफाइनाइट, बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल फ्लूइड दैट इज आल्सो इनफाइनाइट, ओके, क्लियर है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया shear मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। 4th है हमारे पास shear मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। shear मॉडुलस
और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। shear मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज shear मॉडुलस? shear मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुननी है। रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस, रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain, टू द shear strain, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? shear मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर? समझ आ गई? रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain, ये मैंने आपको पहले बताया। रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain, ये क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। इसको हम G के साथ नोट करते हैं। किसके साथ नोट करते हैं? इसको G के साथ नोट करते हैं, राइट। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके बराबर होगी? शाबाश, वेरी गुड, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। shear strain मैंने आपको बताया वो एंगल होता है। shear strain क्या होता है? एंगल ही होता है ना, तो हम थीटा लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया जी? F अपॉन ए थीटा। लेकिन थीटा भी हमने फाइंड किया हुआ है। कितना फाइंड किया हुआ है? थीटा हमने क्या फाइंड किया हुआ है? एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन टेंजेंट थीटा हम एक्स अपॉन एल करते हैं, यहाँ पर हम डेल्टा एक्स ले लेते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एल। सो यू विल गेट एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। ये वाली डायग्राम याद रखिए आप, ऐसे वाली, ठीक है? ये ऐसे वाली डायग्राम है ना हमारे पास, क्यों बच्चा लोग? यस, ये वाली डायग्राम, ठीक है? इसमें ये जो था, ये इतना पोर्शन दैट इज डेल्टा एक्स, और ये क्या था हमारे पास? एल था, यही था। ये आपने याद रखना हो। ये एंगल हमारे पास क्या था? दैट इज थीटा। तो जी हमारे पास आ गया, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। इसका भी यूनिट वही होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको क्या बोलेंगे? पास्कल। ओके, क्लियर है? अब एक नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनना। shear मॉडुलस फॉर आइडियल लिक्विड, shear मॉडुलस फॉर एन आइडियल लिक्विड, shear मॉडुलस फॉर एन आइडियल लिक्विड कितना होगा? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। दैट इज 0। shear मॉडुलस फॉर एन आइडियल लिक्विड, वो क्या है हमारे पास? 0 है, इसको याद रखना है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? पता चल गया? तो हमारे पास ये सारी बातें होंगी। एक मैंने आपको बोला था कि आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारे पास एक स्ट्रेन होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक होती है लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन तो मैंने आपको बता दिया, एक लेटरल स्ट्रेन आपकी रहेगी, उसको आपने स्ट्रेन वाले में ऐड कर लेना। ये नोट कर लिया आपने? यस। तो मैं आपको एक स्ट्रेन का एक और पार्ट जो है वो बताने वाला हूं अब। दैट इज लेटरल स्ट्रेन। व्हाट वी कॉल दैट? लेटरल स्ट्रेन। इसको स्ट्रेन वाले में ऐड कर लेना। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास पॉइजन्स रेशियो बनती है। वो पॉइजन रेशियो में हम लेटरल स्ट्रेन यूज करते हैं, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? ध्यान से सुनना। लेटरल स्ट्रेन होती है चेंज, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, change in diameter to the original diameter, that is known as lateral strain. change in diameter delta d, original diameter d। लेकिन जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, राइट, कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसका डायमीटर जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। कि हम जब किसी वायर को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हमने क्या बताया यहाँ पे? चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अब हम किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे, उसको नीचे की तरफ करेंगे, खींचेंगे, उसके ऊपर हम टेंजेंशियली फोर्स लगाएं या हम उसके ऊपर क्या करें, टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो उसका डायमीटर क्या होता है, डिक्रीज। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायमीटर ऑफ द बार डिक्रीजेस व्हेन इट्स स्ट्रेच्ड। राइट, क्लियर है, समझ लगी, पता चला। अब हम एक और लास्ट टॉपिक, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइजन्स रेशियो, पूछ लेते हैं पॉइजन्स रेशियो क्या होती है। पॉइजन्स रेशियो, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। पॉइजन रेशियो क्या होती है, हमारे पास कोई बार है, ये एक लॉन्ग बार है, राइट। इसकी लेंथ कितनी है, मान लो L है, इसका डायमीटर क्या है D। मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, राइट, ये वायर को स्ट्रेच कर दिया मैंने। जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, पता है। इसका डायमीटर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज। जब आप किसी चीज को खींचोगे तो उसका डायमीटर डिक्रीज होगा, इसका मतलब इसकी लेंथ चेंज हो रही है, इसका डायमीटर चेंज हो रहा है, राइट। तो ये जो चेंज इन लेंथ है इसको मैं मार रहा हूं डेल्टा L, तो चेंज इन डायमीटर को मैं क्या मार रहा हूं, डेल्टा D। तो पॉइजन रेशियो क्या कहती है कि जब हमारे पास लॉन्ग वायर है, व्हेन अ लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स अलोंग इट्स लेंथ, देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट डायमीटर डिक्रीजेस। ध्यान से सुनना, व्हेन अ लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स अलोंग इट्स लेंथ, देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस एंड इट्स डायमीटर डिक्रीजेस, राइट। तो जो रेशियो है लेटरल स्ट्रेन की टू द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, द रेशियो, पॉइजन रेशियो को सिग्मा के साथ करते हैं, रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमारे पास क्या है, दैट इज चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर, माइनस लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा L अपॉन L। दिस इज पॉइजन्स रेशियो। तो क्या बन गया ये, माइनस L ओवर, ये L ऊपर चला गया, डेल्टा L पहले नीचे था, और D डेल्टा D ओवर D। तो दिस इज द फार्मूला फॉर पॉइजन्स रेशियो, राइट। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंड इट हैज नो यूनिट। क्या है ये, नो डायमेंशंस, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है एंड नो यूनिट। ना तो इसकी कोई डायमेंशन है ना इसका यूनिट है, इसकी वैल्यू होती है। देखो ध्यान से सुनो, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है सिग्मा की, थ्योरेटिकल वैल्यू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू, इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो हमने ऑब्टेन किया, थ्योरेटिकल वैल्यू सिग्मा की, वो -1 से 0.5। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा मतलब पॉइजन्स रेशियो -1 to 0.5 होती है, लेकिन इट इज एक्चुअल प्रैक्टिस में इट इज नेवर नेगेटिव। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए थ्योरेटिकली हम इसकी इतनी वैल्यू लेते हैं, बट प्रैक्टिकली हम लेते हैं 0 to 0.5। इस बात को याद रखना है, 0 to 0.5। ओके, क्लियर। मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो नेगेटिव नहीं आती है, तो इसलिए प्रैक्टिकली हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 0 to 0.5। बट थ्योरेटिकल, अगर आपसे पूछे सिग्मा की वैल्यू, तो आपने दोनों लिखनी है, थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी है, प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी है। तो बोले कि प्रैक्टिकल में माइनस कहाँ गया, वो प्रैक्टिकली जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, क्लियर है, पता चल गया। तो ये थी हमारे पास पॉइजन्स रेशियो। ओके, कोई प्रॉब्लम बेटा। इसके बाद हम बस 1-2 लेक्चर रह जाएंगे तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। सो टिल देन गुड बाय। इसको ध्यान से करना बेटा, बिल्कुल आराम से। बाय बेटा।